न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या बात। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, रब तक पहुँचने। हाँ, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। भगवान सबका। जब मैं पहली बार जीता लोकसभा में तो मुलायम सिंह ने मुझे बुलाया, नेता थे, कहा गुरुजी आपसे एक बात कहनी है हमको कि आप अपनी एक तो ये ड्रेस बदल दीजिए। उस वक्त मैं कोट पैंट पहनता था, टोटल कोट पैंट। अंग्रेजी का लेक्चर था तो अंग्रेजी के लेक्चर पूरा अंग्रेजी हिसाब किताब से सारा कुछ रहते थे, टाई बांधता था, सूट पहनता था। तो कहा कि ये जो है ये हमारे समाजवादी पार्टी की ड्रेस नहीं चलेगी, आपको कुर्ता पाजामा पहनना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा। और बोले संसद में आपसे दरखास्त है कि संसद में अंग्रेजी मत बोलना, अंग्रेजी नहीं बोलना। आपने हिंदी में वोट मांगे हैं और हिंदी वालों ने आपको वोट दिया है, हिंदी और उर्दू आप में से कुछ भी बोलिए। कि हर चुनाव के बाद जनता खुश हो जाती है कि अब कुछ बदलाव आएगा। तो मैंने लिखा था कि बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, कि लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है, खारों को चमन सौंप दिया। क्या बात। अब मैंने लिखा है कि कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है। मैंने जो आप पॉलिटिक्स का और मेरा और संबंध समझना चाहते हैं कवि का और सियासत का, तो मैंने लिखा कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, हमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। जहाँ जाते हैं हम कोई कहानी छोड़ जाते हैं, ज़रा सा प्यार थोड़ी सी जवानी छोड़ आते हैं। कहानी राम की वनवासियों पर फख्र करती है, उसूलों के लिए जो राजधानी छोड़ आते हैं। मेरे साथ उदय प्रताप सिंह हैं। उदय प्रताप सिंह का तारुफ कराना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप उदय प्रताप सिंह जी से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे मुशायरों की जान, और बहुत सारे मुशायरे इनके बगैर नामुकम्मिल रहते हैं, ऐसा शौरा कहते हैं। और जिस मुशायरे में ये होते हैं उस मुशायरे का समा बांध देते हैं। उदय प्रताप सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। 1932 में इनका जन्म हुआ है और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, 15 वर्ष के थे। अपनी आंखों से उन्होंने बहुत कुछ तब देखा। शायरी भी करते हैं, जहाँ एक तरफ शायरी करते हैं वहीं पर सियासत में भी ज़बरदस्त दिलचस्पी लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनको लेकर यह भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव इनके शागिर्द रहे हैं। वो भी इनसे जानेंगे कि उसकी सच्चाई क्या है। और आज भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और इस समय यूपी की असेंबली में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को ये समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नेता भी मानते हैं और इनका आशीर्वाद भी उनके साथ है। आइए बात करते हैं। उदय जी धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया। ये एक जम्मू कश्मीर का आदमी आपसे अखिलेश यादव जी के दफ्तर में टकराया, इसीलिए तो मैंने कहा कि आपसे मुलाकात हुई और आप तशरीफ लाए, उसका शुक्रिया। हाँ। मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये रेख्ता में मैंने आपकी शायरी थोड़ी बहुत पढ़ी, लेकिन इससे पहले कि सफ़र को आगे बढ़ाऊं, कोई 2 लाइनें जिससे ये इस वक्त के हालात की भी अक्कासी हो जाए और बात भी आगे बढ़ जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जिस ज़बान में लिखता हूँ वो हिंदी और उर्दू मिली हुई है। मेरी एक बड़ी मशहूर गज़ल है जो एक बहुत बड़े सिंगर ने गाई है, प्रदीप अली ने। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये हिंदुस्तान की जो तहज़ीब बड़ी विशाल तहज़ीब है, वो ऐसी नहीं बन गई। ये इसमें सब लोगों का योगदान है। तो मैंने लिखा कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई, जो इसमें मिल गई नदियाँ, जो हमारी जो कल्चर है उसमें कई धाराएं आके मिली। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, आर्य आए, मुसलमान आए, ये आए, फलाने आए, ठिकाने आए, आते रहे और यहीं हो गए, बस गए। तो जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या बात। और हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के,
हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, रब तक पहुंचने। हाँ, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। भगवान सबका है, क्या बात है। एक का नहीं है। और मैंने इसमें ये भी लिखा कि हर किसी मुल्क के अंदर जो प्लूरलिज्म होता है वो उसकी शान होती है। सब मिल के रहें, सह अस्तित्व इसे हिंदी में कहते हैं। तो मैंने लिखा कि हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। क्या बात है, मगर गुलशन के आबरू। और मैंने इस पे सियासत के हवाले से एक शेर कहा है कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। क्या बात है, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। और एक बड़ा इसमें अच्छा शेर रह गया, वो ये है कि ज़रा से प्यार को दुनिया की ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। क्या बात, मुकद्दर अपना तो अपना ये है मगर अरमान सबका है। हाँ, प्यार के लिए हर आदमी थोड़ा थोड़ा तरसता है। आपने एक सवाल जो किया मुलायम सिंह जी के बारे में कि मैं उनका टीचर रहा, ये किस्मत से ये तुर्रे इम्तियाज़ हमें हासिल है कि लोग हमको उनका गुरु उनका उस्ताद कहते हैं। हकीकत इसके साथ कुछ और भी है। मैं एमए करने के बाद मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से एमए किया। उसके बाद में अंग्रेज़ी का लेक्चर जिस कॉलेज में हुआ, वहाँ से मुलायम सिंह जी का घर 3 किलोमीटर था और ये फर्स्ट ईयर में हमारे स्टूडेंट थे। तो 11वें और 12वें क्लास में 11th और 12th में हमने इनको अंग्रेज़ी पढ़ाई। ठीक पढ़ाई तो वो लंबा किस्सा है। ये पास भी हो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये बीए और एमए करने के बाद उसी कॉलेज में आके लेक्चरर हो गए। उसी कॉलेज में आके लेक्चरर उसी कॉलेज में जिससे हमने इनको पढ़ाया था। तो वो हमारे स्टूडेंट भी रहे, फिर हमारे कुलीग भी रहे। ठीक। फिर ये बात मैंने ज्वाइन किया था 58 में, ये आके इन्होंने ज्वाइन कर लिया हमको 64 में। ये 60 में गए हैं एंटर करके, 64 या 65 में ये वही उसी कॉलेज में आ गए हैं। पहले टीचर थे, फिर लेक्चरर हो गए बाद में। सन 67 में ये एमएलए हो गए। तो हम इनके इलेक्शन एजेंट भी रहे। अच्छा, उसके बाद उस्ताद इलेक्शन एजेंट भी रहा। उस्ताद इलेक्शन, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन एजेंट होने की बात थी कि जिस इलाके में वो था उस इलाके में पढ़े लिखे आदमी बहुत कम संख्या में थे, और जो इनसे जुड़े हुए हो बहुत। हमारे स्टूडेंट, तो हमें फख्र था कि वहाँ स्टूडेंट को लोहिया जी ने टिकट दे दिया। तो हमने उस वक्त लोहिया जी बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े नाम थे। तो लोहिया जी के पार्टी का टिकट मिला। तो हम खैर उनमें जो इलेक्शन एजेंटों में भी रहे और चीफ इलेक्शन एजेंट रहे। खैर उसके बाद वो एमएलए हो गए। एमएलए हो गए, फिर वो पार्टी में आए। फिर उन्होंने बाद में जिद की तो 89 में उन्होंने हमको टिकट दे दी। अच्छा, आपको भी टिकट दे दी 89 में हमको उन्होंने टिकट दे दी मैनपुरी से एमपी की लोकसभा सांसद की। ठीक है। हाँ, तो मैं वो जीता, 9वीं जीता, फिर 10वीं जीता, फिर 11वीं में खुद ही लड़े उसी जगह से। हाँ, तो फिर जब मैं पहली बार जब जीता, लोग कहते हैं कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं उनका उस्ताद हूँ। जब मैं पहली बार जीता लोकसभा में तो मुलायम सिंह ने मुझे बुलाया, नेता थे। वो कहा, गुरुजी आपसे एक बात कहनी है हमको कि आप अपनी एक तो ये ड्रेस बदल दीजिए। उस वक्त मैं कोट पैंट पहनता था, टोटल कोट पैंट। अंग्रेजी का लेक्चर था तो अंग्रेजी के लेक्चर पूरा अंग्रेजी हिसाब किताब से सारा कुछ रहते थे। टाई बांधता था, सूट पहनता था। तो कहा कि ये जो है ये हमारे समाजवादी पार्टी की ड्रेस नहीं चलेगी, आपको कुर्ता पाजामा पहनना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा। और बोले संसद में आपसे दरखास्त है कि संसद में अंग्रेजी मत बोलना। अंग्रेजी नहीं बोलना। आपने हिंदी में वोट मांगे हैं और हिंदी वालों ने आपको वोट दिया है। हिंदी और उर्दू आप में से कुछ भी बोलिए, लेकिन अंग्रेजी मत बोलना। ये भी दूसरी चीज़ ये दूसरी। तो उन्होंने हमको 2
शिक्षाएं दी जो हमारे जीवन में अभी भी है। हमने जो ने अंग्रेजी पढ़ाई वो भूल गए, वो सब कौन किसका लेकिन उदय जी आपसे जानना चाहूँगा कि वैसे मुलायम सिंह यादव जी को प्यार कितना था अंग्रेजी भाषा के साथ? जब आपके स्टूडेंट नए नए बने, मोहब्बत थी कोई अंग्रेजी भाषा के साथ कि नहीं? अंग्रेजी की भाषा, देखिए मोहब्बत की बात नहीं थी अंग्रेजी में। देखिए अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है और जहाँ पर कोई गाँव भाषा जो है वो हमेशा सुन के बोली जाती है। आपको मालूम है कि जो बहरे लोग होते हैं वो गूंगे क्यों होते हैं? क्योंकि सुनते नहीं है तो बोल ही नहीं सकते, जो सुनेगा सोई तो बोलेगा। ठीक। तो वहाँ अंग्रेजी जब बोली ही नहीं जाती थी तो अंग्रेजी जाहिर है कि गांव के लोगों की कमज़ोर होती थी, इनकी भी कमज़ोर थी। ये बल्कि ये तो खुद ही अपने मुंह से सब कहानी सुना चुके हैं सब, पूरे उसके 3-4 आपको यूट्यूब मिल जाएंगे। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि हम इनको सेलेक्ट कर लिया गया था लाइट वेट चैम्पियनशिप में, इनको आसाम जाना था तो मैंने रोक दिया इनको। मैंने कहा नहीं, आप आसाम नहीं जाएंगे, आप आसाम जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट के इम्तहान में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे 2 महीने और मार्च में इम्तहान है और आप जा रहे हैं जनवरी में, तो आप कैसे पास होंगे? तो हमने रोक दिया। तो ये कहा करते हैं कि आज हम कुछ हैं तो इन्होंने हमको जाने नहीं दिया था और हमको, तो वह खैर अंग्रेज़ी में ये पास हो गए। बहुत अच्छा, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, पढ़ा के पास हो गए। तो मैं वो तो अलग बात रही, लेकिन उन्होंने हमको बहुत सी बातें सिखाई। लेकिन ये जो समाज में आपको बता दूं कि मैं CPI का मेंबर था, कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, फिर भी उन्होंने मुझे टिकट दे दी अपनी पार्टी से। और चूंकि मैंने लोहिया जी की जब 63 से हमारे इलाके से जब वो लड़ रहे थे तो CPI ने उनकी मदद की थी, उससे हम बहुत प्रभावित थे। तो जब हमने लोहिया जी से एक बार पूछा था आपने कि आप जब कम्युनिस्ट, आपने तो मार्क्स पे PhD की है और तो फिर आपने ये अलग समाजवादी पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत हुई थी? तो उन्होंने ये बताया था कि एक तो यह है कि मार्क्स जो है वो क्लास स्ट्रगल की बात करता है और हमारे यहाँ कास्ट स्ट्रगल है। ठीक। क्लास स्ट्रगल में लिक्विडिटी होती है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। ठीक। लेकिन यहाँ पर त्रिवेदी द्विवेदी नहीं हो सकता, द्विवेदी त्रिवेदी नहीं हो सकता, और तो छोड़िए। तो यहाँ ये जो है रिजिडिटी है ठीक कास्ट सिस्टम में, तो इसलिए यहाँ कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जिस बदलाव की वो जन क्रांति की बात करते हैं मार्क्स, कहते हैं ना कि हम एक क्रांति लाएंगे, वो यहाँ संभव नहीं है। तो एक दूसरी बात यह है कि वो उनके हिसाब से कि हम हिंदुस्तान का जो किसान है वो कैपिटलिस्ट है, क्योंकि ज़मीन उसकी कैपिटल है। लेकिन हालात ये है कि किसान हमारा भूख से मर जाता है, कोई मजदूर भूख से नहीं मरता। ठीक। तो उनके सर्वहारा से हमारा किसान बदतर। ठीक। इसलिए मार्क्सवाद हिंदुस्तान की आबो हवा में, हिंदुस्तान की परिस्थितियों में, हिंदुस्तान की जो समस्याएं हैं उनमें मार्क्सवाद जैसे का तैसा फिट नहीं होगा। इसलिए कुछ तब्दीली के साथ हमने समाजवादी सोच की कल्पना गांधी जी के ज़माने से की थी। ठीक। अच्छा, मैं उदय जी आपसे रोक कर आपसे ही जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए आप अपने आप को ज़्यादा क्या कहलाना पसंद करते हैं? शायर कहलाना पसंद करते हैं या सियासतदान कहलाना पसंद करते हैं? मैं सियासतदान तो बिल्कुल हूँ ही नहीं। मैं तो जब सियासत में था तब भी मेरे घर पे शायरों की रात भर महफिल हुआ करती थी और इस पर अदम गोंडवी ने पूरी एक गज़ल लिखी है। अदम गोंडवी एक ऐसा शायर था, स्वाभिमानी, खुददार, जिसने आज तक किसी पे एक लफ्ज़ नहीं लिखा किसी दूसरे आदमी पर मेरे ऊपर पूरी गज़ल लिखी है। उसमें यही लिखा है कि इनके यहाँ रात भर इनके यहाँ शायरों की वो रहती थी। और तो मैंने अपने को सियासतदान समझा ही नहीं और सियासत में मैं सफल हुआ भी नहीं। वो तो मुलायम सिंह जी ने जब 2 बार बनवा दिया, फिर राज्यसभा में भेज दिया, तो मैंने वो इसलिए कि उससे समाज की कुछ सेवा कर सकूं, मैंने थोड़े दिनों कहा, फिर मैं अपनी मर्जी से छोड़ के चला आया। लेकिन मुझे ये बताइए, शायर के लिए समाज की सेवा करना ज़रा मुश्किल काम नहीं है? तबीयत में फरावानी रहती है। देखिए, आपका ये सवाल बहुत उम्दा सवाल है, बहुत बढ़िया है। 2 चीज़ें हैं। लोग अमूमन ये समझते हैं कि सियासत और अदब, लिटरेचर और पॉलिटिक्स बिल्कुल 2 चीज़ें हैं, अलग है। ये इधर का ध्रुव है, ये इधर पोल है, ये इधर है पोल। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है।
दोनों एक ही चीज़, दोनों का जो है, दिनकर जी की एक कविता है कि बड़ी कविता वही जो विश्व को सुंदर बनाती है। शायर का भी मकसद ये रहता है कि हम अपनी शायरी से इस दुनिया को जीने योग्य बना लें, इस दुनिया को सुंदर बनाएं। यही राजनीतिज्ञ का काम है। ठीक। लेकिन जैसे एक गांव में आग लग गई थी, तो उसमें एक लंगड़ा और एक अंधा रह गए, बाकी सब भाग गए। ठीक। एक लंगड़ा तो इसलिए नहीं भाग पाएगा, पैर नहीं थे, एक पे आंखें नहीं थी, तो इसलिए नहीं भाग पाया। तो उन दोनों ने समझौता किया। अंधे ने लंगड़े से कहा कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, तो मैं अपने पैर और तुम्हारी आंखों से बाहर निकल चलते हैं। ठीक। तो वो उन्होंने बैठा लिया कंधे पे, तो वो अपनी आंखों से बताता गया बाएं चलो दाएं चलो, तो वो चले गए। यही रिश्ता राजनीति का और शायरी का है। शायर के पास आंखें हैं, विज़न है। ठीक। और उस विज़न को अगर वो राजनीतिक को उसके पैर मिल जाएं, अब जैसे उदाहरण के लिए मैं जब दोनों हो गया, शायर भी था और एक कवित्व में था ही, हमेशा से जन्म से था। तो हमारे गांव में एक ये हमारे गांव की तरफ के है, एक हाजीपुर नेरा नाम की जगह थी। उसमें चारों ओर पानी भर जाता था, और उस पानी भर जाने से वहाँ के न शादी होती थी न बच्चे पढ़ पाते थे। तो एक दिन मैं वहाँ गया देखने, तो मैं इतना उनकी हालत देख के मेरी हालत ख़राब हो गई कि मेरे दिल कांप गया। तो मैंने आगे फ़ौरन डीएम से बात की, फिर मुलायम सिंह जी से बात की। आज हाजीपुर नेरा के अंदर स्कूल भी है, सड़क भी है, पानी भी नहीं है, चिकित्सालय भी है, एक वो हाउस भी है जो कॉमन लोग होता है। तो अगर मैं मेरे पास राजनीति का बल न होता तो मैं उसको गांव को लेकिन उदय जी मुझे बताइए, ये कैसा संगम है? एक तरफ आप अंग्रेजी के तो टीचर उस्ताद हैं, टीचर हैं, दूसरी तरफ आप हिंदी के कवि हैं, तीसरी तरफ आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और चौथा आप सीपीआईएम की किताब पढ़े हुए हैं। अब ये अद्भुत संगम नहीं लगता आपको अपने आप में कि इतना सब कुछ जो है आपके घुला मिला हुआ है? नहीं, देखिए, एक बात पहली बात है कि समाजवाद और सीपीआई में जो समाजवाद और कम्युनिज्म में बहुत कम फ़र्क है। बल्कि जो मार्क्स के बारे में जानते हैं वो जानते हैं अल्टीमेट सपना उसका भी सोशलिज्म था। मार्क्स ने भी कहा है कि कम्युनिज्म एक स्टेप है, इसके अगला जो होगा वो सोशलिज्म। व्हाट इज़ सोशलिज्म? यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा इसमें माफ़ी चाहता हूँ डाइवर्जन के लिए, क्योंकि आपने सवाल ऐसा कर दिया। बहुत से लोग डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझते। ये तीनों जो संस्थाएं हैं, दे आर बेस्ड वन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड मैन। ठीक। आदमी और आदमी के बीच में किसी की तरह की ऊंच नीच नामुनासिब है, और वो उसको नहीं होना चाहिए। ठीक। तो जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी का नाम जो है डेमोक्रेसी है। ठीक। सोशल इक्वलिटी का नाम सोशलिज्म है, और रिलीजियस इक्वलिटी का नाम सेकुलरिज्म है। कोई आदमी ये कहे कि हम इस इक्वलिटी में यकीन करते हैं, इसमें नहीं करते। जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी ने कहा कि अब इस देश को सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ आपने शपथ खाई है संविधान की, उसमें साफ लिखा हुआ है उसके प्रीएम्बल में कि हम हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्टिक, सेकुलर रिपब्लिक बनाएंगे, और आप ऐसे कहते हैं कि सोशलिज्म की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत सोशलिज्म की? तो ये या तो आप खुद गलतफहमी में हैं, या आप हम लोगों को गलतफहमी में डाल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, वो संत हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में उनको इतनी मालूमात नहीं है कि वो उन्हें ये मालूम हो कि डेमोक्रेसी और ये एक दूसरे पे बेस्ड है। बिल्कुल। हाँ, एक इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक। बगैर एक के दूसरा नहीं रह सकता। मैं एक उदाहरण देता हूँ। दुनिया में रूस से बड़ा कोई सोशलिस्ट कंट्री तो था नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ा। वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया? छिन्न भिन्न क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। वहाँ आयरन कर्टेन थी। देयर वाज नो डेमोक्रेसी वर्थ द नेम। क्या डेमोक्रेसी थी ही नहीं, एक आयरन कर्टेन थी। उस आयरन कर्टेन की वजह से सोशलिज्म का डिसइंटीग्रेशन का एक कारण, वो भी और वजूहात हो सकते हैं, लेकिन एक वजह ये भी थी। ठीक। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे इधर नेपाल है, वो अपने को हिंदू स्टेट कहता रहा अभी तक। एक हमारे पूरब में पाकिस्तान है, वो इस्लामिक अपने को कहता है। इन दोनों का डेमोक्रेटिक लेवल कितना है? हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का लेवल बहुत ऊंचा था।
ठीक हैं। अब वो भले नीचे आ गया हो लेकिन बहुत ऊंचा था, और इनका लोगों का दोनों का बहुत नीचे था। क्यों? कि जहाँ पर सेकुलरिज्म नहीं होगा वहाँ डेमोक्रेसी नहीं पनप सकती, रह नहीं सकती। ठीक। तो ये जो डेमोक्रेसी, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म ये इंडिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंट, ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, जिसे अन्योन्याश्रित हिंदी में कहते हैं। बिल्कुल। तो वो एक दूसरे पे है। इस बात को जो लोग नहीं समझते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में, और मैं इस मानता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ये खुशकिस्मती है कि इन तीनों के विरोध में भी बहुत से लोग हैं और इसके माफिक भी बहुत से लोग हैं, जो ये तीनों चीज़ों का तो संगम हुआ है, इसके साथ भी हैं। हाँ, अच्छा उदय प्रताप जी, मुझे ये बताइएगा कि सियासत आप भी कर रहे हैं या आप सियासत करनी छोड़ दी और अब सिर्फ आपका फोकस सारा मुकम्मल शायरी के ऊपर है? क्योंकि किसी शायर ने मुझे कहा कि उदय प्रताप सिंह जी जब किसी मुशायरे में होते हैं तो मुशायरे की जान होते हैं। नहीं, ये तो खैर ये तो मेरा सौभाग्य है। पर मुशायरे नहीं, मैं बेसिकली तो हिंदी का कवि हूँ, और मैं हिंदी की कविता में मेरी जो पुरानी कविताएं हैं वो इतनी शुद्ध हिंदी में है कि वो आप, और बड़ी मेरी फिलोसॉफिकल है। जैसे कि मैंने लिखा कि दुनिया के सारे धर्म जो है वो ये कहते हैं कि गॉड इज़ वन। रब्बुल आलमीन का कंसेप्ट है इस्लाम में, हैं। हमारे यहाँ कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हिंदू कहते हैं गॉड इज़ वन, हैं। सिख कहते हैं एक ओंकार। यानी एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड मानता ये है कि ईश्वर एक है, लड़ रहे हैं ईश्वर के नाम पे। तो मैंने लिखा कि एक जन्मदाता, अब ये हिंदी में लिखा है, अब इसकी देखिए हिंदी देखिए। एक जन्मदाता है विधाता एक सृष्टि का है, इष्ट की अनेकता है दृष्टि की अनेकता, जैसे एक बिंब के अनेकानेक प्रतिबिंब चूर चूर दर्पणों के दर्प की विशेषता, माला बीच सूत्र जैसे विश्व बीच सूत्रधार, जड़ जीव जंतु एक तार में सहेजता, और भूला हुआ आदमी है ज्ञान के गुमान में, जो जान के अजान बना देख के न देखता। अब इसका अर्थ क्या है कि एक जन्मदाता है, जन्मदाता सबका एक है, कि जैसा नहीं कि हिंदू को दूसरे ने बनाया, मुसलमान को दूसरे ने बनाया, सिख को तीसरे ने बनाया हो। एक जन्मदाता, इष्ट की अनेकता, हम किस भगवान को पूजते हैं उसकी हमारी जो दृष्टि अलग है, इससे हमको अब भगवान अलग नजर आते हैं। इष्ट की अनेकता है दृष्टि की अनेकता। जैसे शीशा एक रहता है तो चित्र एक दिखाई देता है, शीशा टूट जाए तो उसमें कई चित्र दिखाई देते हैं। इसी तरह जब समाज एक रहता है तो भगवान एक है, जब समाज टूट जाता है तो भगवान भी कई हो जाते हैं। ये बात मैंने इसमें कही है। अब ये फिलोसॉफिकल है कि नहीं? बिल्कुल फिलोसॉफिकल है ना। उदय जी, मुझे बताइएगा कि इस समय जो देश के हालात हैं, कवि के रूप में जब उन हालातों को आप देखते हैं और उसके बाद राजनीतिक के तौर पर जब उनका आंकलन करते हैं, तो क्या देखते हैं कि आने वाला कल हमारा कैसा है? नहीं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य के बारे में बहुत आशान्वित हूँ कि अच्छा होगा। ये तो आते जाते रहते हैं, अलग है। मेरी एक कविता है कि हर चुनाव के बाद जनता खुश हो जाती है कि अब कुछ बदलाव आएगा। तो मैंने लिखा था कि बुलबुलें खुश थी उम्मीदों के तराने गाए, कि लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की एक घायल खुशबू शीश धुनती है, खारों को चमन सौंप दिया। क्या बात। अब मैंने लिखा है कि कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है। मैंने, जो आप पॉलिटिक्स का और मेरा और संबंध समझना चाहते हैं कवि का और सियासत का, तो मैंने लिखा कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है, दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, हमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। क्या बात है। फिर मैंने सियासतदानों से पूछा है, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला तख्त मिला, उनके सपनों की जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। क्या बात है। आजकल क्या हो रहा है, जो असली मुद्दे वो दबा दिए जाते हैं और उठाए क्या जा रहे हैं कि माइक बंद होने चाहिए, कि ये हिजाब लगाना चाहिए। ये कोई मुद्दे हैं? मुद्दे ये हैं कि महंगाई है, गरीबी है, बेरोज़गारी है, बेकारी है, नफाखोरी है, भ्रष्टाचार है। इन मुद्दों पर पर्दा डाले हुए हैं। लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है, वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल,
खिज़ां के बाद का मौसम बहार होता है। तो आप मानते हैं खिज़ां है, खिज़ां के बाद फिर बहार आएगी? नहीं, बिल्कुल, मैं तो हमेशा मानता हूँ। मैंने तो बहुत से ऐसे शेर लिखे, लेकिन मैं इसमें एक बात बताऊँ तो मैंने ये हिम्मत किसी में नहीं है। ये मैंने सियासतदानों से कहा है, पूछता हूँ बता दो ऐ सियासतदानों, पूछता हूँ बता दो सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? क्या बात है। उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी यकीदा तो नहीं, और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। क्या बात है। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे खत्म करो। ऐसी आज़ादी गुलामी से बहुत बदतर है, ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे खत्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे, मौत जब आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले बहुत पहले ही मर जाओगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो ये मेरी बहुत पुरानी कविता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आज के हालात पे बिल्कुल फिट बैठती है। तब इमरजेंसी के दौरान भी यही हालात थे। लेकिन मैं उदय जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या आज आपकी मानेंगे कि सोशल मीडिया, टीवी बहुत ज़्यादा हो गई, चैनल बहुत ज़्यादा होने के कारण हमको इस वक्त के हालात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है? अगर आपको मैं ले जाऊँ 1979 से लेकर 84 तक के पीरियड में, या 1975 से लेकर 1983 तक के पीरियड में, और आपको सब याद कराऊँ इमरजेंसी वाला दौर और वो सारी चीज़ें, तो आपको पिक्चर कैसी लगती है? एक ऐसा नहीं लगता कि बस उस दौर में सिर्फ टीवी और कैमरा कम था, सोशल मीडिया कम था, वरना दास्तान ऐसी? देखिए, सोशल मीडिया के अपने फ़ायदे भी हैं और सोशल मीडिया के नुकसान भी हैं, हर चीज़ के होते हैं। सोशल मीडिया से ये हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं बता पाते थे, तो लोग अपने मन की बात कह लेते हैं और डाल लेते हैं। तो लेकिन सोशल मीडिया का नेगेटिव फैक्टर वो ये है कि, लेकिन मैं ये कह रहा था आंकलन करने के लिए 1975 से लेकर, या उस इमरजेंसी के दौर को जब आप याद करते हैं। आप कोई समय बदलने वाला है, समय कभी एक सा नहीं रहता। आप आज की तुलना तब से करें, तब तो दुनिया कितनी बदल गई। लोग कहते हैं मुझसे कि आपने तो दोनों दुनिया देखी, बिल्कुल हमने देखी, और तीनों दुनिया देखी आपने। 47 भी देखा, वो भी देखा, 75 भी देखा, और ये भी सब देखा हमने। तो अलग अलग होते हैं और अलग अलग मसले होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनका अलग अलग निदान होता है। ठीक। अब जैसे जिस ज़माने में समाजवादी पार्टी, किसी ज़माने में साइकिल से हम लोग चुनाव लड़ते थे, अब आज के और ज़माने में जब सब लोग हेलीकॉप्टर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम चुनाव चिन्ह बड़े साइकिल रखे हों, लेकिन चुनाव से साइकिल थोड़ी जीत जाएंगे, वो चुनाव नहीं जीत जाएंगे। तो परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आज भी हिंदुस्तान के अंदर, मैं कई बार कहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई समझदार नासमझों की है। नासमझ दोनों तरफ है और समझदार भी दोनों तरफ हैं। समझदार दोनों तरफ हैं। इतना ही है कि नासमझों की संख्या इधर भी ज़्यादा है, उधर भी ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाता है। वरना इस पर भी कुछ कहा है आपने? नहीं, समझूं और ना समझूं के ऊपर? नहीं, वैसे तो मैंने जैसे मेरा ये गज़ल है कि ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा, सोचता हूँ आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। उसमें मैंने शेर कहा है, तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। क्या बात है, दोबारा से पढ़ देंगे, बहुत सारे लोग बहुत पसंद करेंगे शेर। तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब, वो भी अपनी करनी का अच्छा। आज मदर्स डे है, तो इसी गज़ल में एक माँ पे मैंने शेर कहा है कि सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने, माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। क्या बात है, माँ के कदमों से लिपट कर दुआ ले जाएगा। माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने, माँ के कदमों से लिपट कर जो दुआ ले जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि मिलजुल के रहने का मज़ा क्या है कि हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो, एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। एक से जो दूसरा दीपक दिवाली कैसे होती है, अमावस को हम दिवाली में कैसे बदल देते हैं, एक दिया जलाते हैं, फिर उस दिए से दिया जलाते हैं। इसी तरह से हम इंसान अगर आपस में मोहब्बत से एक दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी करते रहें, तो ये दिवाली बदल जाएगी अमावस में। ये मैंने कहा है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रताप सिंह जी। तो आपने उदय प्रताप सिंह आपने लफ्ज़ों की गहराई से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि
बहुत अल्फाज थे, बहुत गहराई है, बहुत बातें और हो सकती हैं, इंटरव्यू बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन अफसोस ये आप लोगों के पास वक्त बहुत थोड़ा होता है इंटरव्यू देखने के लिए। तो ये थे उदय प्रताप सिंह, सियासतदान भी, शायर भी और अंग्रेजी के उस्ताद भी, और अंग्रेजी के उस्ताद होने के साथ साथ में हिंदी के बेहतरीन कवि भी। तो आपने इनकी कविताओं से, मैं आपको ये, आपने उर्दू और मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, जैसे एक अंग्रेजी की कविता का मैंने हिंदी में अनुवाद किया, जैसे लावला डेमसेंस मर्सी किड्स की मशहूर कविता है, तो वो है कि व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो लॉन्ग एंड प्रेली रॉटिंग द सेज हैज रिजल्ट फ्रॉम द लेक एंड नो वर्ड सिंग, शी मेट मी इन द मीट्सफुल ब्यूटीफुल लाइक ए फेरी चाइल्ड हर हेयर वाज लॉन्ग। तो आपने हिंदी में किया? मैंने इसे अनुवाद किया। क्या तुमको दुख देता सैनिक क्यों खोए से क्यों हो उदास, पक्षी का कलरव बंद हुआ सूखी झीलों की हरी घास, हैं वो मिली मुझे थी खेतों में परियों के शिशु पाँखें थी। मैंने उर्दू में भी वो लिखा है। जैसे मैंने गालिब के हवाले से एक गज़ल कही है, वो प्योर, मैं जब कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर हुआ करता था बचपन में, तो मेरी एक गज़ल है, उस वक़्त बशीर बद्र साहब की बड़ी मशहूर गज़ल थी, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और बशीर भाई और हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, और वो जब वो पढ़ के चुकते थे तो मैं लाम वाला एक गज़ल पढ़ा करता था, और वो करता था, मैं मेरा तो दृष्टिकोण दूसरा होता था, मैं लिखा करता था, अगर आंसू गरीबों का शरीके जाम हो जाए, अगर आंसू गरीबों का शरीके जाम हो जाए, बहुत मुमकिन है कुछ कम गर्दिशे अय्याम हो जाए, बहुत मुमकिन है कि कुछ कम गर्दिशे अय्याम हो जाए। और ये मेरी कोर चश्मी है कि खुददारी ये तुम जानो, नज़र उस पर नहीं करता तो जलवा आम हो जाए। क्या बात है, क्या तो बात मैं कहना ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी, हिंदी उर्दू तो एक ही ज़बान है, इसे लोगों ने बना दिया दो। अमीर खुसरो ने जो हिंदुस्तान को ज़बान दी, खड़ी बोली जिसे कहते हैं, उसी से रेख्ता निकली, उसी से उर्दू निकली, उसी से हिंदी निकली, उसी से दक्षिणी जिसे कहते हैं, उसी से हिंदवी निकली। ये जो मखदूम मुईउद्दीन हैदराबाद के जो बोलते थे, वो उसमें तो वो हिंदी थी, हिंदवी। तो ये एक वो भाषा जो थी अमीर खुसरो, मैथिली का बहुत बुरी। अब अगर इनको हिंदी में से निकाल दिया जाए तो हिंदी पे क्या बचेगा? बिल्कुल। इसी तरह से उर्दू जो है, वो उर्दू ज़बान जो है वो हिंदुस्तान में पली, हिंदुस्तान में बड़ी हुई। और इस पर अकबर इलाहाबादी ने एक बहुत अच्छा शेर कहा है कि हिंदी और उर्दू में फ़र्क है इतना, वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। वो ख्वाब देखते हैं हम देखते हैं सपना। अगर हमने कहा सपना देखा तो हिंदी हो गई, कहा ख्वाब देखा तो उर्दू हो गई। आगे उसने और लिखा है कि वो उर्दू को अरबी क्यों न करें, हम हिंदी को भाषा क्यों न करें, जिससे फलक का दिल बहले हम लोग तमाशा क्यों न करें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रताप जी। तो मुख्तसरन ये कि एक बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े कवि से आपकी मुलाकात कराई, और आपको बहुत सारी, मुझे लगता है बहुत सारी सीरियस बातें हुई हैं, इतनी सीरियस बातें हुई हैं कि जब आप इनको टटोलेंगे, इस इंटरव्यू को बार बार देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। दीजिए इजाज़त, आदाब।